हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो आप लोग बहुत सारे देखे होंगे चैनल, इसमें उजूल फजूल का बात करके 4-4 घंटा तक ले जाया जाता है खींच के वीडियो को, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। जो पढ़ना है, जो आपके बुक में है, बस उसी को अच्छे तरीके से समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे उस बात को समझ जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सुंदर सा कमेंट भी ज़रूर दें। तो आइए, समय का नुकसान न करते हुए सीधे शुरू करते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब इसके तहत सबसे पहले है कि ये जो हम पढ़ेंगे, इससे पहले ये जान लेना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन माने होता है जनन। रिप्रोडक्शन क्या है, तो उसको अगर हम परिभाषित करें तो ऐसा कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए complex biological process where new individuals are produced and thus increases of their population। मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे एक नया इंडिविजुअल बनता है या नए नए संतान का जन्म होता है, जिससे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में तो यही होता है कि आदमी जन्म देता है अपने संतान को, संतान फिर जन्म देता है अपने संतान को, इस तरीके से उसका पॉपुलेशन बढ़ता है और नया संतान जन्म लेता है। अब इस के अंदर दूसरा है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब ये है कि रिप्रोडक्शन, अगर एक स्पेसीज की बात करें, मतलब जाति, जैसे मान लीजिए कुत्ता जाति हुआ, डॉग, कैट, ये सब जाति हुआ। अगर किसी जाति का बात करें तो अगर जाति को अंग्रेजी में स्पीसीज बोलते हैं, अगर डॉग स्पीसीज है या कैट स्पीसीज है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे, मतलब जो इस धरती पर जितने डॉग हैं, ये डॉग अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे, धरती पर जितने कैट हैं अगर रिप्रोडक्शन नहीं करे, तो क्या होगा? एक समय आएगा जो उसका पूरा स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा, द एंड। सिर्फ लोग ये जानेंगे, उसके बाद वाला जनरेशन ये सोचेगा कि ये डॉग और कैट नाम का कोई एनिमल इस धरती पर हुआ करता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि कैट बहुत सारे हैं धरती पे, उसमें से एक सिंगल कैट अगर रिप्रोड्यूस नहीं करता है, अगर जनन नहीं करता है, तो क्या होगा? अगर एक कैट, कोई मान लीजिए कि लाखों कैट है धरती पे, उसमें से एक कैट कोई रिप्रोडक्शन नहीं किया, तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी जिएगा और लास्ट में इसका डेथ हो जाएगा। इससे स्पीसीज पर, कैट के स्पीसीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बहुत सारे कुत्ते हैं धरती पर, बहुत सारे, बहुत तरीके के बहुत सारे कुत्ते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक कुत्ता अगर नहीं करता है रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा? वो कुत्ता जवान होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा, लेकिन उसका स्पीसीज बाकी रहेगा, स्पीसीज चलता रहेगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन एक स्पीसीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्पीसीज। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन स्पीसीज नहीं करेगा तो उसका सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा, स्पीसीज का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा।
स्पेसीज ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, किसी भी स्पेसीज के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसीज। ये बात आप समझ गए। अब दूसरा चीज़ है कि वेरिएशन क्या होता है। एक वर्ड है वेरिएशन, इसको समझिए। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्या है? वेरिएशन किसको कैसे होता है, क्या है, ये पूरी बात हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं भी किसी भी एनिमल में बहुत सारे सेल टिश्यू ऑर्गन होते हैं जो बने होते हैं बहुत सारे टिश्यू से, जो आगे फिर बने होते हैं बहुत सारे सेल से, और एक एक सेल में डीएनए होता है। एक एक सेल में डीएनए होता है। अब डीएनए दो टाइप का हो गया। डीएनए तो एक ही है, लेकिन वो दो दो सीक्वेंस में रहता है। अगर मान लीजिए कि ये सेल है, इस सेल में डीएनए इस सेल के जो न्यूक्लियस है, डीएनए कहीं भी किसी सेल के न्यूक्लियस में होता है और इसमें इस तरीके से ये फैला हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस डीएनए को क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। अगर ये डीएनए सेल है, ये डीएनए है और इसमें एक सीक्वेंस में है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरा ये हुआ कि हाँ, तो बोल रहे थे ये कि हर सेल में डीएनए होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें पेरेंट एक ही होता है। ये आप बात समझते हैं, एक ही पेरेंट होता है। और उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि अमीबा हुआ। अमीबा आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यूनिसेलुलर है, लोअर लोअर ये ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल इसका बॉडी है। मतलब ये हुआ कि लोअर ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सिंपल होता है। वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। बहुत कम देखने को आपको मिलेगा कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर मल्टी सेलुलर होते भी हैं तो बहुत सिंपल उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अमीबा को हम लेते हैं और अमीबा इस तरीके का होता है, ये अगर बीच में सेंट्रल न्यूक्लियस है और ये अगर रिप्रोडक्शन करता है, ये क्या करता है कि एक ही अमीबा दो अमीबे में बट जाता है और डीएनए को ट्रांसमिट करेगा। डीएनए हुआ से ये सेल का साइटोप्लाज्म में जो और भी चीज़ सब रहते हैं वो सब यहाँ पे है। ये हो गया न्यूक्लियस जिसमें कि डीएनए है। अभी इस डीएनए जब ये दूसरा बच्चा पैदा करेगा तो इस डीएनए को वो अपने बच्चे में ट्रांसमिट करेगा। तो कैसे करता है? तो ये डीएनए का कॉपी करता है। जैसा डीएनए है वैसा डीएनए एक और बनाता है और अपने बच्चे में उस कॉपी वाले डीएनए को सेंड कर देता है और ओरिजिनल अपने पास रख लेता है। अगर मान लीजिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे गैमिट बनता है। गैमिट बनता है मतलब एक वहां पेरेंट्स दो होते हैं, एक मदर एक फादर। मदर में एग बनता है और फादर में स्पर्म बनता है। वो दोनों मिलकर गैमिट बनाते हैं। गैमिट फिर ये आगे के प्रोसेस लगने के बाद वो फिर नया बच्चा का जन्म होता है।
तो वहाँ जो डीएनए आता है सो एक मदर से आता है और एक फादर से आता है, एक फादर से आता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जहाँ कहीं भी डीएनए जो है सो न्यूक्लियस में है, हमारे शरीर का या किसी के भी शरीर का, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें डीएनए का कॉपी यहाँ एसेक्सुअल में कॉपी होता है और यहाँ पे डायरेक्ट आता है गैमिट के फॉर्म में, एक माँ से एक फादर से। तो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं सारे में डीएनए है, किसके? हमारे पेरेंट्स के। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें सिंगल पेरेंट्स के होंगे, उसमें जो डीएनए है वो कहाँ होंगे? उसके पेरेंट का। जैसे मान लीजिए कि अगर ए है, कोई पेरेंट है, ये अपना डीएनए बी में दिया, ये अपना डीएनए सी में दिया और ये अपना डीएनए डी में दिया, तो इस डी में जो डीएनए होगा वो सारे सी का भी होगा, बी का भी होगा, ए का भी होगा, सारे का इंफॉर्मेशन उस डी में होगा। मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन में जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है प्रोटीन के रूप में, हमारे शरीर में या किसी के भी शरीर में जो इंफॉर्मेशन होता है हमारे पूर्वजों से लेकर और अभी तक, वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। कैसे? तो एज ए जीन। तो ये डीएनए जो रिप्रोडक्शन के समय में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन, तीसरे से चौथे में जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है। एग्जैक्ट डीएनए 100% डीएनए यहाँ से वहाँ ट्रांसमिट नहीं होता है। इसलिए आप लोग ये देखे होंगे कि एक माता पिता के अगर 4 बच्चे हुए तो चारों का व्यवहार, चारों का रंग, चारों का सोच अलग अलग होता है। क्यों होता है? वही डीएनए जो कॉपी होता है एसेक्सुअल में और गैमिट में यहाँ जो मदर फादर सेक्सुअल में जो मदर फादर से जो डीएनए आते हैं उसमें वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन मीन्स उसमें चेंजिंग हो जाता है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं आता है। तो इसीलिए वहाँ पे जाके वेरिएशन हो जाता है। इसका रंग हो जाएगा गोरा, इसका हो गया काला, इसका हो गया दूसरे रंग का, इसका आँख हो गया भूरा। ये सब वेरिएशन है। किसके कारण? तो डीएनए में जो ट्रांसमिट हुआ अपने बच्चे में वो एग्जैक्ट ट्रांसमिट नहीं हो पाया, इसके वजह से, और इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन में होता क्या क्या है ये बात जरा और गौर कर लीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है, वहाँ एक पेरेंट से डायरेक्ट उसके जो बच्चे हैं उसमें डीएनए कॉपी करके चला जाता है। तो वहाँ पे वेरिएशन होने का चांस कम होता है, मतलब कम वेरिएशन होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि डीएनए 2 जगह से आता है, एक माता से और एक पिता से, इसलिए वहाँ चेंजिंग होने का चांस अधिक होता है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन अधिक दिखता है। अब वेरिएशन से होता क्या क्या है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक मच्छर है, आप अपने घर में रोज मच्छर भगाने का लिक्विड जलाते हैं। आप देखेंगे कि एक समय के बाद वो लिक्विड काम नहीं कर रहा है उस मच्छर पे। वो मच्छर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, एडेप्ट कर लेता है कि एक लिक्विड से जो केमिकल का गंध आता है उससे हम नहीं भागेंगे। ठीक है। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन में अगर डीएनए का बार बार ट्रांसमिट हो रहा है तो उसमें अलग अलग टाइप का चेंजिंग आता जा रहा है, तो वो इस इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने आप को एडेप्ट कर लेता है।
उसको एडेप्टेशन में मदद मिलता है। तो एक पहला गुण हो गया कि एडेप्टेशन, एडेप्टेशन। दूसरा हो गया कि जैसे मच्छर का उदाहरण आपको दिए हैं कि वो जो है सो एक लिक्विड, अगर आप 6 महीना तक एक लिक्विड अपने एक रूम में जलाते हैं तो देखिएगा कि वो मच्छर धीरे धीरे उस लिक्विड के प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, एक लिक्विड से उसको कुछ नहीं होगा। तो दूसरा हुआ, ये जो वेरिएशन आता है वो लाता है स्टेबिलिटी। तीसरा हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोड़िए, एक कोई कुत्ता लेते हैं, वो बार बार रिप्रोड्यूस किया, ये D1 पेरेंट है, ये बच्चा पैदा हुआ इसका D2, इसका पैदा हुआ D3। अब जो ये पैदा हुआ, इस समय वातावरण में बहुत गर्मी आ गई, टेम्परेचर 50 रहने लगा, धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा, आप लोग भी जान रहे हैं। तो ये जब आया तो टेम्परेचर उस समय में धरती पर बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। फिर इसका बच्चा हुआ D4, टेम्परेचर उसी तरीके से है, इसका बच्चा हुआ D5। ठीक है, ये इस टेम्परेचर के विरोध में अपने आप को मजबूत कर लिया, अपने आप को ढाल लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन या स्टेबिलिटी। ठीक है, जैसे अब दूसरा उदाहरण लीजिए कि जैसे मनुष्य है, आप जानते हैं कि मनुष्य के पास वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं। एक आंख में होता है जिसको हम लोग निक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, दूसरा फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। तो फीमेल को छोड़िए, मेल के जो आंख में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ये वैज्ञानिक के अनुसार ये इस बात का सबूत है कि पहले हम पानी में रहते थे, धीरे 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 लाखों वर्ष के बाद, करोड़ों वर्ष के बाद हम लोग धरती पर रहना शुरू किए। उस निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का कोई काम नहीं हुआ, धीरे धीरे वो सिर्फ एक सुषुप्त अंग के रूप में रह गया जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। और हम लोगों का अब जो कद काठी है सो पानी में नहीं, टेरेस्ट्रियल के हो गए। तो मतलब हम लोग जो पानी में रहते थे वहाँ से इवॉल्व करके अब टेरेस्ट्रियल प्राणी हो गए, धरती पर रहने वाले प्राणी हो गए। तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो रिप्रोडक्शन जो है सो एक इवोल्यूशन भी देता है। इवोल्यूशन में क्या होता है, नए प्राणी का जन्म होता है, नए टाइप का। जैसे मान लीजिए कि जिराफ हुआ, ऐसा कहा जाता है कि जिराफ का गर्दन छोटा था, लेकिन चूंकि वो डेजर्ट में पैदा होता था तो उसको लंबे पेड़ों पे मूरी ऐसे करके उसको खाना पड़ता था। ऐसा लाखों वर्ष तक हुआ, धीरे धीरे उसका गर्दन बड़ा हो गया। ये इवोल्यूशन हुआ जिराफ का, छोटे गर्दन से बड़े गर्दन में। तो एक नए जिराफ का जन्म हुआ, लंबे गर्दन वाले जिराफ का जन्म हुआ। हो सकता है कि और लाखों करोड़ों साल ऐसा हो तो उससे भी लंबा गर्दन उसका हो जाए। तो रिप्रोडक्शन जो है सो ये वेरिएशन जो है सो इवोल्यूशन में मदद करता है, एडेप्टेशन में मदद करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वेरिएशन, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास कोई नदी है, या आप यूं समझिए कि गंगा नदी बहुत सारे शहरों से होकर गुजरती है। जहाँ जहाँ बहुत सारे अधिक फैक्ट्री हैं, उस फैक्ट्री के सारे वेस्ट उसी गंगा नदी में गिरते हैं। उस वेस्ट के वजह से उसमें जो प्राणी है अपने आप को ढाल लिया और एक नया स्वरूप बना लिया, और आगे ये लाखों साल तक होता रहेगा तो हो सकता है नया जीव बना लेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। इवोल्यूशन, एडेप्टेशन और स्टेबिलिटी प्रदान करता है वेरिएशन।
वेरिएशन किसके वजह से आता है? तो रिप्रोडक्शन के वजह से। ठीक है। अब है कि वेरिएशन आपको पहले भी बता दिए हैं कि एसेक्सुअल में चूंकि एक पेरेंट होता है तो वहाँ वेरिएशन का चांस कम होता तो है, दिखता नहीं है। लेकिन अगर सेक्सुअल में होता है तो वहाँ दो पेरेंट्स होते हैं, दो जगह से गैमीट आता है, वो और अधिक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया तो वहाँ वेरिएशन का चांस अधिक होता है। मतलब ये हुआ कि एसेक्सुअल में कम वेरिएशन होता है और सेक्सुअल में अधिक वेरिएशन होता है। समझ गए इस बात को? अब आ जाइए कि हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपको बता दिए। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है वो हम लोग जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का हुआ। एक को बोलते हैं हम लोग एसेक्सुअल और दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल। तो अभी हम लोग एसेक्सुअल को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए तो एसेक्सुअल को लेकर चलते हैं। ऊपर में लिख देते हैं एसेक्सुअल और उसके बारे में देखते हैं। एसेक्सुअल, इसमें क्या क्या होता है इस बात को गौर से देखिए। सिंगल पेरेंट होता है एसेक्सुअल में, सिंगल पेरेंट होता है। इसमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो नहीं होता है क्या? तो गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ये मोस्टली आपको यूनिसेलुलर होता है। अगर मल्टीसेलुलर रहा तो भी इसका जो बॉडी है सो बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। तीसरा, चूंकि सिंगल पेरेंट से आते हैं इसलिए इसमें वेरिएशन लेस होता है, लेस वेरिएशन होता है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अब आइए इसको नोट कर लीजिए। अब आइए आगे में इसके टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 6 टाइप के होते हैं। एक में आ जाइए फिशन, ठीक है। दूसरा हो गया बडिंग, तीसरा हो गया फ्रैगमेंटेशन, चौथा हो गया स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा हो गया रीजनरेशन और छठा हो गया वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये 6 टाइप का हुआ। अब एक एक टाइप को हम आपको समझाते चलते हैं, एक एक टाइप को समझाते चलते हैं। अब ये फिशन। अब फिशन क्या हुआ? एक टाइप हो गया इसका, ए में लिखिए बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाई मीन्स हुआ दो, बाई मीन्स हुआ दो, मतलब बाइनरी फिशन मीन्स हुआ जहां दो बनता हो, दो संतान बनता हो। अब ये बाइनरी फिशन भी अलग अलग टाइप का है। बाइनरी फिशन एक हो गया
इर्रेगुलर बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। दूसरा हुआ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और तीसरा हुआ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, अब इर्रेगुलर क्या हुआ उसको बता देते हैं। जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये कभी हो सकता है इधर से फिशन कर ले। फिशन माने दो हिस्सों में बट जाए, बटना। ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर से भी कर ले, ऐसा भी हो सकता है कि ये डायगोनल फिशन हो जाए, इसमें मतलब दो हिस्सों में बट जाए। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप से अपने आप को दो हिस्सों में बांट ले, दो बच्चों को जन्म दे, तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर। इसका कोई ठिकाना नहीं है अमीबा का कि कभी ऐसा ही होगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अमीबा हो गया इर्रेगुलर बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल। पहला हो गया इर्रेगुलर बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल अमीबा। समझ गए। अब दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये आपको देखने को मिलेगा लिस्मानिया डोनोवनाई में। इसमें क्या होता है वो देख लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल बता रहे हैं, दो में हुआ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। इसमें भी दो ही पैदा होगा, बाई मीन्स दो होता है। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कि ये लिस्मानिया डोनोवनाई है, ये इसका फ्लैजिला हुआ। ये इस तरीके से जब फिशन करेगा, ऐसे दो हिस्सों में बट जाएगा इस प्रकार से, एक इधर चला आया, एक इधर चला आया, ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाया। लंबाई में डिवीजन हो रहा है इसलिए लॉन्गिट्यूडनल हुआ। या मान लीजिए कि ये इस प्रकार से है, ऐसे है, यहाँ इसका फ्लैजिला हो गया, ठीक है, और ऐसे डिवीजन कर गया, तभी इसके लंबाई में हुआ। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लिस्मानिया डोनोवनाई। लिस्मानिया आपके बुक में लिखा हुआ है, लिस्मानिया। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन आपको सिलिएटेड में। सिलिएटेड मीन्स क्या हुआ कि जिसके बॉडी पर सिलिया टाइप का स्ट्रक्चर हुआ, वो होता है पारामीशियम। तो वो देखिए, जैसे ये हुआ पारामीशियम, और इसको बोलते हैं हम लोग सिलिया। ये इसके बॉडी पर इस तरीके का उभार नजर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिया। ये हो गया उसका ये न्यूक्लियस। ये डिवीजन करता है ऐसे, तो इसलिए ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल हो गया पारामीशियम। समझ गए। अब आ जाइए, एक टाइप का और है ये फिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल माने मल्टी मीन्स बहुत हुआ, मतलब एक बार में बहुत निकलता है उसमें से।
ठीक है। तो वो होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में कैसे होता है कि ये मान लीजिए प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है, ये इसका सेंटर है। यहाँ से ये डिवीजन करना शुरू करता है, बहुत सारे डिवीजन, कंटिन्यू डिवीजन होता है इस टाइप का। इसमें डिवीजन शुरू हो गया, सेल में सेल डिवीजन शुरू हो गया। तो लगातार सेल डिवीजन की वजह से ये बहुत सारे सेल का निर्माण करता है। ये एक एक सेल है, सब में ये न्यूक्लियस है। ये जब डिवीजन कर लेता है तो यहाँ से ये ब्रस्ट किया और एक एक सेल एक नया प्लाज्मोडियम बन गया। एक बार में इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम बने, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इस टाइप के फिशन को प्लाज्मोडियम से कालाजार बीमारी होता है। कालाजार एक टाइप का बुखार है जो आप लोग सुने भी होंगे कि कालाजार में आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसका जो ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट है वो बिल्कुल गिर जाता है, यही इससे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे बडिंग से। थैंक यू।